देखो कंजर्वेशन ऑफ मोल्स C1 में इनिशियल वेसल में मोल्स फर्स्ट वेसल सेकंड वेसल इवैक्यूएटेड है इनिशियली, तो 0 मोल्स, कनेक्शन के बाद दोनों में मोल्स चले जाएंगे। तो इसका प्रेशर P, वॉल्यूम V, टेम्परेचर T1, मोल्स हो गए PV/RT1। सेकंड केस में जब उसको दोनों को कनेक्ट कर दिया गया है, मोल्स इन द फर्स्ट वेसल, फाइनल प्रेशर व्हिच इज गिवन P1, वॉल्यूम अपॉन RT1, फाइनल प्रेशर विल रिमेन सेम इन बोथ ऑफ देम, वॉल्यूम दोनों का अलग अलग है, टेम्परेचर अलग अलग है। सेकंड केस का सेकंड वेसल का वॉल्यूम प्रेशर P1, दोनों का प्रेशर सेम होगा, कनेक्टिंग वेसल है, वॉल्यूम V/2, टेम्परेचर T2। क्या ये समझ में आता है हमें? यस सर। यस सर। यस सर। V/R कैंसल, P/T1 इक्वल टू P1 कॉमन ले लो, P1 को 1/T1 प्लस 1/2T2। कैलकुलेशन अब मैं तुम्हारे लिए छोड़ रहा हूँ, एलसीएम लेकर मल्टीप्लाई करना, डिवाइड कर देना, ठीक है? यस सर। यस सर। C1 के बाद है D1। The rate of diffusion of two gases A and B are in the ratio 1:4. If the ratio of masses present is 2:3, then the ratio of their mole fraction. The ratio of rate of diffusion RA/B is given 1:4. अब हमें यहाँ पे मास जो उनका प्रेजेंट है उसका भी रेशियो दे रखा है, सो ये वाला फॉर्मूला यूज करो, WA/WB मतलब मोल्स ऑफ A अपॉन मोल्स ऑफ B, उसको लिखा वेट अपॉन मोलार वेट, weight upon molar weight. So moles of A weight by molar weight, moles of B weight by molar weight, under root mB/ma. चलो weight का रेशियो कितना दिया है? रेशियो ऑफ मास, रेशियो ऑफ वेट, बोथ आर सेम थिंग, 2/3. सो यहाँ पर mB अपॉन ma पावर आ गया 1 प्लस हाफ 3/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करो 3/8 और इसके पावर में 3 पावर है तो क्यूब रूट हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, mB अपॉन ma आएगा यहाँ से। क्लियर? हमें कैलकुलेट करना है रेशियो ऑफ देयर मोल्स, तो रेशियो ऑफ देयर मोल्स विल बी मोल्स ऑफ A अपॉन मोल्स ऑफ B, दैट इज वेट ऑफ A अपॉन वेट ऑफ B, मोलार वेट ऑफ B अपॉन मोलार वेट ऑफ A। इसका वैल्यू 2:3 है, इसका वैल्यू यहां से आएगा 2:3, इसका क्यूब रूट तो 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, सो डिनोमिनेटर में आ गया 4। 3 का क्यूब रूट दे रखा है कि उन्होंने, चलो 3 का स्क्वायर, या स्क्वायर अंदर जाएगा 9, 9 का क्यूब रूट दे रखा है 2.08, तो फाइनल आंसर हो जाएगा ये 4.08/12, रफली 1/3 होगा अप्रोक्सीमेटली। क्या इतना समझ में आया हमें? D1 वरद? यस सर। नेक्स्ट D2। जिन लोगों ने किए हैं क्वेश्चन बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं किए हैं किसी भी रीजन से तो कर लेना था, बट क्वेश्चन तो पढ़ ही लो जो मैं क्वेश्चन कर रहा हूं। मैं तुमसे बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं कि तुम बहुत कुछ करो, 6 घंटे पढ़ो, 10 घंटे पढ़ो, सिर्फ मैं बोल रहा हूं इतना भी तुम फॉलो करते जाओगे ना तो तुम किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे उस पोजीशन पे नहीं रहोगे कि अब तो हो ही नहीं पाएगा हमसे, अब तो हमने बहुत कुछ छोड़ दिया है। लेक्चर नोट्स अच्छे से बनाना है, लेक्चर नोट्स डेली रूटीन में पढ़ना है, और उसके बाद सिर्फ एक्सरसाइज 1 हर सब्जेक्ट का, एक्सरसाइज 1 और एक्सरसाइज 3 जेई मेन वाला, इतना तुम करते चलो। अगर तुमसे लग रहा है कि नहीं एकदम से भी बहुत हो रहा है तो इतना बेसिक करते चलो, इतना अंदर से स्ट्रांग रहो कि इतना तो हमें करना है। लेक्चर के बाद 1 घंटे लेक्चर नोट्स पढ़ने में लगेंगे, और एक्सरसाइज 1 और एक्सरसाइज 3 पार्ट 2 इतना करने में जब जैसा होमवर्क दिया जाएगा तो 2 घंटे और,
सो मैं 2 से 3 घंटे बोल रहा हूँ, इतना तुम करोगे तुम जेईई मेंस लेवल पे बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो। और जिस दिन तुम्हारे अंदर अच्छी बात होगी, अच्छा सा एनर्जी आएगी, तुम उस दिन एडवांस के लिए भी जा सकते हो। तुम्हें कुछ और क्वेश्चंस बस एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करने रहेंगे एडवांस लेवल। वैसे मैं तो बोलूंगा सभी करो, बट मिनिमम इतना रिक्वायरमेंट है, इतना सभी को करना है, कोई ऑप्शन ही नहीं। For 10 minutes each at 0 degree Celsius from two identical holes, nitrogen and unknown gas are leaked into a common vessel of 4 liter. The resulting pressure is 2.8 and the mixture contains 0.4 mole of nitrogen. What is the molar mass of unknown gas? टोटल प्रेशर दे रखा है 2.8, वॉल्यूम दे रखा है 4, नंबर ऑफ मोल्स फॉर नाइट्रोजन इज गिवन 0.4, अननोन गैस के मोल्स में ले लेता हूं n, टेम्परेचर दे रखा है 0 डिग्री, 1/12 273। या n के लिए सॉल्व करते हैं हम। अब मैं इसको कैलकुलेशन को थोड़ा सा इजी बनाता हूं। यदि एसटीपी कंडीशन होती, यहां पर 180 m 22.4 लीटर, नंबर ऑफ मोल्स 1, मतलब एसटीपी कंडीशन को कंपेयर करोगे 180 m 22.4 1 मोल r, टेम्परेचर 273, 0 डिग्री। तो जब भी 0 डिग्री होता है तो मैं थोड़ा सा कैलकुलेशन इजी बनाने के लिए इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन r और t का 22.4 होता है, इसको मैं 22.4 कर दूंगा। या सो यहां पे यदि हम आएंगे 2.8 इंटू 4 कितना होगा 11.2, 11.2 0.4 प्लस n, ये 22.4, चलो तो ये हो गया कितना 1/2 0.5 n आ गया 0.1। इतना समझ में आता है क्या हमें? यस सर। यस सर। अब क्या पूछा गया है? मोलार मास ऑफ अननोन गैस, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ नाइट्रोजन, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ अननोन गैस। क्लियर? मैं उसको चलो ए लिख देता हूं, गैस ए इक्वल टू मोल्स डिफ्यूज्ड फॉर द नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के जब 0.4 मोल डिफ्यूज हो रहे हैं 10 मिनट्स में, मोल डिफ्यूज बाय टाइम टेकन, उस गैस के 0.1 मोल डिफ्यूज हो रहे हैं 0.1 बाय 10 अंडर सिमिलर कंडीशन से, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन आ गया मोल्स बाय टाइम, मोल्स बाय टाइम अंडर रूट मोलार मास ऑफ अननोन गैस, मोलार मास ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का मोलार मास 28, ये आ गया हमारा 4, 4 का स्क्वायर करो 16, 28 का मल्टीप्लाई कर दो, मोलार मास ऑफ इट। इज दैट ओके? यस सर। Yes, sir. यस सर। यस सर। 448 आएगा आंसर, 448 ही दे रखा है। D2 के बाद था D4। संडे को टेस्ट है ना तुम्हारा, और जो संडे को टेस्ट है उसका सिलेबस, एक्चुअली फाइनल सिलेबस कोटा से अभी तक आया नहीं है, बट टेस्ट है इतना पक्का है। सर कौन सा पैटर्न? यार लास्ट टाइम कौन सा पैटर्न था? मेंस। तो इस बार एडवांस होगा। लास्ट टाइम मेंस था तो इस बार एडवांस होगा, ठीक है? यस सर। D4, a gaseous mixture contains oxygen and unknown gas in the ratio 4:1। काफी अच्छा क्वेश्चन है। Diffuses through a porous plug in 245 seconds under similar condition, the same volume of oxygen takes 220 seconds to diffuse।
देखो सबसे पहले हमें दे रखा है अननोन गैस एंड मिक्सचर ऑफ अननोन गैस एंड ऑक्सीजन. So rate of diffusion of unknown gas A and oxygen. It takes 245 seconds, 245 minutes or second, 245 seconds to diffuse from a system. Same volume O2 का जब diffuse होगा, it takes 220 seconds. So volume diffused by time taken, volume diffused by time taken. जब मिक्सचर है तो दोनों का ऐड कर दिया और जब से O2 है तो इतना लिख दिया हमने. अब रेट ऑफ डिफ्यूजन प्रोपोर्शनल होता है, ये वाला फॉर्मूला यूज किया है, रेट इज प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन अपॉन रूट ऑफ मोलार मास. हमें इन दोनों का मोल रेशियो दे रखा है 4:1, तो मोल फ्रैक्शन पिक्चर में आएगा. क्लियर? x बाय रूट मोलार मास. रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ O2 4:1 के रेशियो में, सो 4/5 मोल फ्रैक्शन रूट ऑफ 32. इसका मोल फ्रैक्शन है 1 मोल, टोटल 4:1 में 1/5 रूट m. ये सेकंड केस में जब 100% ऑक्सीजन है तो उसका फ्रैक्शन 1 है. जब मिक्सचर है तो फ्रैक्शन पिक्चर में आ गया, जब सिंगल है तो फिर फ्रैक्शन 1. कितना समझ में आता है? हमें एम के लिए सॉल्व करना है. D4 सबसे अच्छा क्वेश्चन था डिफ्यूजन पे बेस्ड, क्योंकि इसमें हमें ये इतना सोचना है, यहाँ पे फ्रैक्शन भी पिक्चर में लेकर आना है. सर हाँ सर बोर्ड थोड़ा सा ब्लर हो रहा है. आई थिंक सो मेरे तरफ से प्रॉब्लम है, फिर आपकी तरफ से वो एक बार क्लियर करो ना. मेरे इनसे तो शायद नहीं है. स्टिल सर क्लियर है, क्लियर है. क्लियर क्लियर है सर, क्लियर है. तुम रिजॉइन करके देख लो. ओके सर. Doubts from part 2. Doubts from part 2. अर्चिसा, अर्पिता, आर्यन, अथर, किया है तुम लोगों ने? यस सर. अर्चिसा, अर्पिता, तुम्हारी आवाज नहीं आई. यस सर. पूरब, Yes, संस्कार, sir. किया है ये? पूरब किया या नहीं किया अटेम्प्ट? संस्कार, यस सर. C1. जहां भी मिक्सिंग ऑफ गैसेस आता है ना तो कंजर्वेशन ऑफ मोल्स यूज किया जाता है जनरली. C1, two glass bulbs A and B are connected by a very small tube having a stopcock. Bulb A has a volume of 100 milliliter and contained the gas while bulb B was empty. On opening the stopcock, the pressure fell down to 40% of the volume of the bulb B. चलो देखते हैं. N1 plus N2 equal to N1 dash plus N2 dash. सेकंड बल्ब एम्प्टी है. फर्स्ट बल्ब का प्रेशर चलो P ले लो, वॉल्यूम V ले लेते हैं हम इसका. नहीं, वॉल्यूम दे रखा 100 तो 100 ही ले लेते हैं, 100 ml अपॉन RT. टेम्परेचर इज कांस्टेंट. ठीक है, नथिंग इज गिवन अबाउट टेम्परेचर, तो कांस्टेंट एज्यूम कर लेंगे. जब फाइनल प्रेशर
हमें दे रखा है 40%, द फाइनल प्रेशर फेल डाउन टू 40%। सो यदि पहले P था तो अब हो गया 40% ऑफ P, 0.4 P। वॉल्यूम 100 ml, यहाँ पे ml है, यहाँ भी ml ले लिया, सिमिलर यूनिट RT। फाइनल प्रेशर ऑफ ऑल कनेक्टिंग वेसल रिमेन सेम, वॉल्यूम इसका V कैलकुलेट करना है अपॉन RT, RT कैंसल, P कैंसल, लेफ्ट साइड बचा 100, ये आ गया 40 प्लस 0.4 V, 60 अपॉन 0.4 इक्वल टू V, 600 by 4, 150 ml। आया समझ में? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. C1 के बाद है C3, मोल कॉन्सेप्ट का भी यूज है। NO is given in one vessel, O2 is given in another vessel, they are producing NO2। If you balance the reaction, this is the balanced reaction। 100 ml vessel सर containing 2O2 पे at 1 atmosphere and 400 Kelvin, तो इसका प्रेशर 0.1 सॉरी वॉल्यूम 1 लीटर, 0.1 लीटर, प्रेशर इज 1 atm, R टेम्परेचर इज 400, तो इसके मोल्स आ गए PV by RT से। Sir. एक सेकंड ना, कनेक्टेड टू अ 300 ml vessel containing NO, इसका वॉल्यूम 300 ml, 0.3 लीटर, प्रेशर 1.5 और टेम्परेचर 400 ही है। तो मैं एक काम करता हूँ, टेम्परेचर 400 ही है, उसको T लिख देते हैं, सेम टेम्परेचर है। P by RT दोनों के मोल्स आ गए। बोलो अब क्या बोल रहे हो? Sir, into 1 क्यों लिया है? into 1 0.1 into 1. pressure 1 atm, volume into pressure 1.5 atm, PV by RT। ठीक है, Yes, फाइनल sir. प्रेशर ऑफ द मिक्सचर बताना है हमें। अब पहले तो लिमिटिंग रिएजेंट निकालते हैं। कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है? दिस आर द मोल्स एट द स्टार्ट ऑफ द रिएक्शन, मोल्स बाय कोफिशिएंट। RT कॉमन है, ऊपर है 0.3 into 1.5, कितना होगा? 15 3 45, 0.45 by 2, 0.1 by 2, so this will be the less। हम जब मोल्स बाय स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट करेंगे, सो मोल्स बाय 2, मोल्स बाय 2, ये क्वांटिटी लेस आ रही है, चेक कर लो। 0.1 by 1, 0.1 आ रहा है, ये आ रहा है 0.45, 0.45 by 2, 0.225, still 0.225 is greater than 0.1, so this is the limiting reagent। yeah, so कितने मोल्स इसके रिएक्ट करेंगे? जितने भी इसके होंगे उसके डबल, 1 can react with 2, so ये है 0.45 by RT इनिशियल मोल्स थे, उसमें से इसके डबल, जितने भी इसके मोल्स डबल रिएक्ट कर गए, 0.2 by RT रिएक्ट कर गए, इसके 0 बचे, 1 can give 2, तो इसके बन गए 0.2 by RT। मोल मेथड भी लगा सकते हो चाहो तो, जितने इसके मोल्स उसके डबल इसके बनेंगे और उसके डबल इसके रिएक्ट कर जाएंगे। So these are the final moles remaining for NO, these are the final moles produced for NO2, दोनों को ऐड कर दो। क्लियर? हमें क्या चाहिए इस क्वेश्चन में? फाइनल प्रेशर। So final pressure will be, now final moles दोनों को ऐड किया तो 0.2 by RT कैंसल, 0.45 by RT, these are the final moles into RT upon volume। अब वॉल्यूम कितना आएगा? ये अच्छा क्वेश्चन है। वॉल्यूम उतना आएगा जो कि दोनों वेसल का एडिशन हो। यहाँ पे हम दोनों वेसल पे साइमल्टेनियसली इक्वेशन लगा रहे हैं। सो दोनों वेसल का मिलाकर वॉल्यूम है 100 ml प्लस 300 ml, 400 ml, 0.4 लीटर। तो इसका आंसर हो गया 0.45 by 0.4, 45 by 40, 9 by 8, 1 point something। कितना दे रखा है इसका आंसर? ए ऑप्शन आना चाहिए। Yes, sir.
तो पहले रिएक्शन कराना है, मोल कॉन्सेप्ट, लिमिटिंग रिएजेंट निकालना है, कौन बचा है, कौन कितना बना है, सबके मोल्स को ऐड करके पीवी इक्वल टू एनआरटी लगाना है। क्लियर है C3? जिसका भी डाउट था। Yes, sir. D3 the valve X and Y open simultaneously, the white fumes of NH4Cl, NH3 and HCl can react to form NH4Cl। मुझे बताओ D3 में ये 50% है, यहां से हम सेंड कर रहे हैं NH3 और यहां से HCl, इसका मोलार मास है 36.5, इसका मोलार मास है 17। Which one has more rate of diffusion, अमोनिया और HCl? कौन सा ज्यादा फास्ट मूव Ammonia. करेगा? क्या Ammonia. अमोनिया से ज्यादा मूव कर जाएगा जब HCl यहाँ पहुंचेगा? क्या दोनों यहाँ पे कहीं पे मिलके NH4Cl के व्हाइट फ्यूम्स बनाएंगे? Yes, Yes, sir. sir. Yes, क्या sir. आंसर करेक्ट होगा? C. C. Is that okay? Yes, Yes, sir. sir. Yes, पॉइंट sir. पे 50% से ज्यादा मूव करेगा, 50% से कम कर पाएगा। C3 के बाद है, सॉरी D3 के बाद है D5, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन एंड हीलियम। नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हीलियम अंडर सिमिलर कंडीशन। ये आंसर। Rate of diffusion under similar condition is proportional to 1 by root n, 1 by root n, 1 by root n, 1 by root n। कैलकुलेशन तुम्हारे लिए छोड़ रहा हूं मैं, ठीक है? D5 Yes, sir. Yes, sir. पार्ट 3 से भी था होमवर्क। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Doubts from part 3? Doubts from part 3? C1 8 liter of H2, 6 liter of Cl2 are allowed to react completely to maximum possible extent. Find out the final volume of the reaction, assuming the pressure and temperature remains constant। चलो इस बार temperature और pressure constant दिया है। H2 and Cl2 can react to give twice of HCl। इसका आंसर तो 14 लीटर ही आना चाहिए। 14 लीटर दे रखा है क्या आंसर? Yes, sir. Yes, sir. देखो Yes, sir. इसमें ये 1 मोल से रिएक्ट करके 2 मोल्स प्रोड्यूस कर रहा है,
So 1 liter can react with 1 liter to produce 2 liter. So वॉल्यूम में चेंज ही नहीं है, कितना भी रिएक्शन हो जाए, जितना वॉल्यूम रिएक्टेंट का रिएक्ट कर रहा है उतना ही वॉल्यूम प्रोडक्ट का प्रोड्यूस हो रहा है. So there is no change in the volume. Hence, whatever the initial volume, 8 liter plus 6 liter will be the final volume. Is that okay? Yes, sir. हाँ, यहाँ पर बाई चांस कोफिशिएंट 1 होता, 1 plus 1 2 can give 1, तो फिर वॉल्यूम में चेंजेस आता. After C1 D2 50 ml of each gas A and B takes 150-200 seconds to diffuse through a pinhole. Molecular mass of A, ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है. D2 क्यों डाउट है? Rate of diffusion of A upon rate of diffusion of B 50 ml, दोनों का वॉल्यूम सेम दे रखा है. A गैस को लगा 150 सेकंड. वॉल्यूम डिफ्यूज बाय टाइम टेकन, वॉल्यूम डिफ्यूज बाय टाइम टेकन अंडर रूट मोलर मास ऑफ B कैलकुलेट करना है. A का दे रखा है 36. तो ये हो गया 200 by 150 4 by 3, उसका स्क्वायर कर दो into 36 mb. 16 by 9 into 36 equal to mb. 64. 64. D1 के बाद है D4. The fraction of the oxygen escape in the time required for 1/2 of the hydrogen to escape. The fraction of oxygen escape in the time required for 1/2 of the hydrogen. Okay. Moles diffuse. चलो दोनों के हम ले लेते हैं 1 mole. So moles of O2 diffused by time taken. Moles of hydrogen diffused ले लेते हैं 0.5 by time taken. Half of the oxygen diffused. The fraction of oxygen escape, हमें यही बताना है कि इसका कितना fraction escape हुआ है. Under root molar mass 2 by 32. So T तो कैंसिल हो गया, सेम टाइम है. Moles of O2 will be 2 by 32, 1 by 16, 1 by 4 आ गया, 1 by 8 हो गया. So आंसर will be 8. 8 दे रखा है क्या आंसर? आंसर क्या दिया है? Yes, 8. कौन सा था? D4 or 3 D4 8. Rate of diffusion of oxygen upon rate of diffusion of hydrogen. Moles diffuse for O2 by time. हमने दोनों का 1 मोल ले लिया, इक्वल मोल्स दे रखे हैं तो 1 ले लो ताकि फ्रैक्शन डायरेक्ट आ जाए. फ्रैक्शन होता है आउट ऑफ 1. मोल्स ऑफ H2 diffuse, half of the H2 is diffused. क्वेश्चन है जितने टाइम में आधा हाइड्रोजन डिफ्यूज हो जाता है, यदि उतने ही टाइम में ऑक्सीजन का कितना फ्रैक्शन डिफ्यूज होगा. सो टाइम सेम, ये हाफ डिफ्यूज हो चुका है अंडर रूट mb अपॉन ma. मोल्स ऑफ O2 वाले 1/8. टोटल कितना लिया था? 1 मोल लिया था, तो 1 में से 1/8 डिफ्यूज हो गया. आया समझ में? x का वैल्यू 8. ठीक है. D4 Yes, Yes, sir. sir. चले हम अब आगे. Yes, sir.
Kinetic theory of gases, KTG. It describes आइडियल गैस के जो बिहेवियर है, जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसे ये डिस्क्राइब करेगा केटीजी। इसमें कुछ पोस्टुलेट्स हैं। सबसे पहले पोस्टुलेट्स मैं स्क्रीन पे शेयर करता हूं पोस्टुलेट्स और एक्सप्लेन करते जाता हूं उन्हें। एक्सरसाइज 2 में सॉरी, सर एक्सरसाइज 2 से भी आपने होमवर्क एक्सरसाइज किया 2 था। भी होमवर्क था। एक्सरसाइज 2 का होमवर्क नेक्स्ट टाइम लेंगे। हो गया काफी, 45 मिनट्स हमने दे दिए, तो अब नेक्स्ट टाइम ले लेंगे उसे। Is it visible properly? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो पोस्टुलेट्स पहले सुन लेना, फिर कॉपी करना बाद में। A gas consists of tiny spherical part। चलो तुम पढ़ो, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। कौन पढ़ेगा? फर्स्ट पोस्टुलेट करंट पढ़ो। फर्स्ट पोस्टुलेट A gas consists of tiny spherical particles called molecules of gas which are identical in shape and size. देखो, जो gaseous molecules है, they are considered to be spherical in nature in this theory। उन्हें spherical consider किया गया है। And the molecules of a gas, यदि हम कोई एक गैस को होल्ड कर रहे हैं, they are always identical with respect to their shape, size and mass। ऐसा नहीं है नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल हमारे यहाँ पे जो मिल रहा है, जो मुंबई में होगा, जो दिल्ली में होगा, वो मॉलिक्यूल का शेप अलग अलग होगा। यदि नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल है तो उसका शेप, साइज, मास हमेशा आइडेंटिकल होगा, होना भी चाहिए। क्लियर? पूरब सेकेंड पॉइंट। पूरब सेकेंड पोस्टुलेट। The volume occupied by the molecules is negligible in comparison to the total volume of the gas. The volume occupied by individual molecules। पता है गैस का वॉल्यूम कैसे डिफाइन होता है? गैस का वॉल्यूम कभी भी ऐसे डिफाइन नहीं होता है like it is the volume of individual molecule। It is always volume available for the movement। gases are highly compressible। वो इसलिए compressible होती हैं because there is a lot of distance between the molecules of gas। इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस काफी ज्यादा होता है, उनके बीच में काफी ज्यादा डिस्टेंस होता है, तो उनका जो खुद का वॉल्यूम है ना, वो तो नेग्लिजिबल होता है पूरे वेसल के वॉल्यूम में। और ये इसमें सिर्फ 2 पॉइंट ऐसे हैं जो रियल गैसेस के लिए वैलिड नहीं है। तो सेकंड पॉइंट है और एक आगे आएगा, तब बताऊंगा। रियल गैसेस का वॉल्यूम सिग्निफिकेंट हो सकता है, उसे हम इग्नोर नहीं करते हैं। या चलो नेक्स्ट नितिन। Yes, sir. Gaseous molecules are always in random motion and collide with other gaseous molecules and with the walls of container. So gaseous molecule they never settle down। ऐसा नहीं है
कि आज हमने एक वेसल में कुछ गैसेस लिए हैं, 4 दिन बाद आकर देखेंगे तो कुछ मॉलिक्यूल नीचे सेटल हो गए। दे आर ऑलवेज कंटिन्यूअस रैंडम मोशन। इवन मैं 100 ईयर्स के बाद भी देखूंगा ना उस वेसल को ओपन करके तो उसमें मॉलिक्यूल सेटल नहीं होंगे। मॉलिक्यूल्स आर ऑलवेज इन रैंडम मोशन, कंटिन्यूअस मोशन, और ड्यूरिंग दिस मोशन दे आर कोलाइडिंग विद ईच अदर, they are colliding with the wall of the container. Next, Pramukh. Pressure of the gas is due to this molecular collision among themselves and with the wall of the container. And these gases are exerting pressure because of this collision only. यदि कोई तुम सिंपल सा है, तुमसे आके कोई कोलाइड हो गया तो तुम पे फोर्स अप्लाई करेगा, वो उस फोर्स के कारण कुछ प्रेशर होगा। तो जो gases molecules मूव कर रहे हैं, they are applying certain force on the wall, and because of this force we are getting certain pressure in the system. Sakshi, next. Sakshi. साक्षी सो गई क्या? संस्कार, संस्कार पढ़ो नेक्स्ट। क्या करते हो तुम लोग, पता ही नहीं कहां गए। साक्षी, संस्कार दोनों प्रेजेंट नहीं है। संस्कार गुगे, संयोजा। These collisions are elastic in nature. This collision are elastic in nature. The word elastic collision means there is no loss of energy during collision. Clear? यदि एनर्जी का लॉस नहीं होगा इसका मतलब ये है यदि वो मूव कर रहे हैं और मूवमेंट में वो कोलाइड भी हो रहे हैं तो कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि कुछ टाइम बाद उनकी वेलोसिटी कम होते जाएगी और वो सेटल होंगे। यदि सेटल नहीं हो रहे हैं मतलब एनर्जी कभी डिक्रीज नहीं हो रहा है, एनर्जी डिक्रीज नहीं हो रहा है, दैट मींस इलास्टिक कोलिजन। नेक्स्ट, तन्वी। Molecular attraction forces are negligible. In fact, for an ideal gas, attractive or repulsive forces are equal to 0. एक ये पॉइंट है जो रियल गैसेस के लिए वैलिड नहीं होगा। Molecular attraction forces are negligible. We cannot consider force of attraction or force of repulsion between the molecules of ideal gas. So second point और ये वाला पॉइंट कौन सा नंबर है? 6। ये दो पॉइंट है जो बेसिकली रियल गैसेस के लिए वैलिड नहीं है, बाकी सारे पॉइंट्स आइडियल गैस और रियल गैसेस के लिए दोनों के लिए वैलिड है। क्लियर? नेक्स्ट, योगिनी। Newton's laws of motions are applicable on the motion of the gaseous molecules. So basically force equal to mass into acceleration, that is Newton's first, second law, rate of change of momentum, inertia, law of inertia, वो सब कुछ इसके लिए भी applicable है। Action equal to reaction, they all are applicable for both like this gaseous molecules, और even हम use भी करेंगे भी आगे। Webber, next. Effect of gravity is negligible on molecular motion. ग्रेविटी का इफेक्ट गैस मॉलिक्यूल पे इग्नोर करते हैं। देखो यदि ग्रेविटी का इफेक्ट मैं एज्यूम करूंगा, चलो पहले नेक्स्ट पॉइंट भी पढ़ लो फिर मैं ग्रेविटी के इफेक्ट पे आऊंगा। नेक्स्ट पॉइंट, मानस बागुल, नेक्स्ट पॉइंट भी पढ़ो। The kinetic energy of gaseous molecule is proportional to the absolute temperature of the gas. 1/2 mv square is directly proportional to T. Bar is for average. Kinetic equation of gaseous state, expression of for pressure of. ठीक है, इतना बैकग्राउंड नॉइस कैसे पढ़ रहे हो तुम बैठ के? कहाँ पे बैठे हो मानस? सर मतलब मेरा जो होम है वो मतलब रोड साइड पे सर, हाईवे के साइड पे। और नासिक में रहते हो बाहर रहते हो? नासिक में रहते हो बाहर रहते हो? ओके, वैसे मैं सबसे बोलने वाला था कि किसी को भी सेंटर पर आकर बैठना है, पढ़ना है सेल्फ स्टडी के लिए तो भी सेंटर ओपन है, सेल्फ स्टडी के लिए आ सकते हो। और होप एक आधी वीक में हमें लेक्चर की भी परमिशन मिलेगी ऑफलाइन, तब उसके लिए भी आ सकते हो।
टीचर्स आफ्टरनून स्लॉट में 1 to 3 तुमने टाइम टेबल में देखा होगा टीचर्स का आया है ना, कौन से टीचर्स कब कहाँ अवेलेबल है। तो तुम्हें कभी डाउट्स भी हैं, टीचर को मैसेज करो सर आप आज है मैं आ रहा हूँ, और आकर टीचर्स के साथ बैठ सकते हो। और होप जो बच्चे नासिक में हैं वो इस चीज का डेफिनेटली एडवांटेज लें, आए सेंटर पर। देखो जो ग्रेविटी वाला पॉइंट है वो ये है, लेट्स से जिस रूम में भी मैं खड़ा हूं इस रूम में ग्रेविटी का इफेक्ट होगा गैसेस मॉलिक्यूल पे, तो एक एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में गैसेस मॉलिक्यूल पे एक्स्ट्रा होगा। मतलब वो मॉलिक्यूल जब नीचे वाले बॉटम सरफेस से कोलाइड होंगे तो एक्स्ट्रा प्रेशर एक्सर्ट करेंगे इन कंपैरिजन टू साइड वॉल, तो उसका इस डायरेक्शन में एक एक्स्ट्रा वेलोसिटी आ जाएगा। बट ऐसा तो होता नहीं है, बॉटम सरफेस हो साइड सरफेस हो सब पे गैसेस का प्रेशर सेम होता है, अलग अलग नहीं होता है। इसका मतलब इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी इज नेग्लिजिबल। बट तुमसे पूछा जाएगा एटमॉस्फेयर में जो एटमॉस्फेरिक एयर है वो क्यों अर्थ से अटैच है, तो सबका एक ही आंसर होगा ड्यू टू ग्रेविटी। सो यदि हम लॉन्ग रेंज की बात करेंगे तो ग्रेविटी का इफेक्ट डेफिनेटली पिक्चर में आएगा। इफ वी आर गोइंग इन द रेंज ऑफ किलोमीटर्स तो ग्रेविटी का इफेक्ट पिक्चर में आता है। इफ वी आर इन द मीटर्स 2 5 10 100 मीटर्स तो ग्रेविटी का इफेक्ट इग्नोर कर देते हैं। इज दैट ओके? क्लियर? Yes, sir. चलो शेयर करूं, वो कॉपी कर रहे हो? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. ये पोस्टुलेट्स पे डायरेक्ट भी क्वेश्चंस बनते हैं, मतलब हो सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऐसा क्वेश्चन बन के आ जाए डायरेक्टली। जल्दी से कॉपी करो, 3 मिनट है तुम्हारे पास। और लास्ट वाला पॉइंट तो हमें डेराइव करना ही है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर।
हो गया? Yes, sir. Yes, sir. मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन, मैक्सवेल स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन सुन लो पहले, फिर कॉपी करना। देखो, जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं जिस रूम में भी हम हैं, we have some oxygen molecule, some nitrogen molecule, some CO2, some other gases. Clear? These gases are moving randomly here and there. क्या लगता है जितने भी गैसेस हैं सबका वेलोसिटी, सबका स्पीड सेम होगा क्या? कैसा फिजिबल है No, सभी sir. मॉलिक्यूल्स की स्पीड सेम हो? No, sir. तो हर जितने मॉलिक्यूल्स हैं दे कैन हैव डिफरेंट काइंड ऑफ स्पीड, डिफरेंट काइंड ऑफ वेलोसिटी। सो मैक्सवेल ने एक रिलेशन सजेस्ट किया। रिलेशन कैसे आया? इवन ये रिलेशन में मुझे नहीं लगता कि डायरेक्ट तुमसे इस पे कोई क्वेश्चन आएगा, मतलब तुम्हें याद रखने की भी इवन इतनी जरूरत नहीं है, बट हाँ यदि रिलेशन सामने तो इसको इंटरप्रेट करते जरूर समझ में आना चाहिए मैं कि कैसे इंटरप्रेट करना है। क्लियर? सो मैक्सवेल ने ये रिलेशन सजेस्ट किया, उसमें ये बताया लेट्स से मिनिमम वैल्यू किसी मॉलिक्यूल की वेलोसिटी का 0 है और ये जा रहा है मैक्सिमम 1000 मीटर पर सेकंड तक, जस्ट फॉर एग्जांपल। सो हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स विल बी प्रेजेंट फ्रॉम 100 to 100.1 मीटर पर सेकंड। यदि हमने एक छोटा सा विड्थ लिया dv का, सो v से लेकर v प्लस dv, इस रेंज में 100 से 100 प्लस 0.1 तक कितने मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट करेंगे? So dn is the number of molecules present in this range जिनका velocity v से लेके v plus dv के बीच में है। n total number of molecule, molar mass, temperature, v जिस velocity से जिस स्पीड से हम स्टार्ट कर रहे हैं, dv जितना width है, जितना ज्यादा width होगा उतने ज्यादा molecules। Is that okay? Yes, sir. So अलग Yes, अलग sir. velocity range में, अलग अलग स्पीड रेंज में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, ये रिलेशन सजेस्ट किया मैक्सवेल ने, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन से। यहां पर हम इसको ऐसा भी कर सकते हैं, dn अपॉन n या 1/n यहां पे कर दो, dv, इस dv को इस n को डिवाइड कर देते हैं, स्मॉल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन टोटल मॉलिक्यूल, तो ये फ्रैक्शन हो जाएगा, ये बचेगा 4 पाई n by 2 pi rt power 3 by 2 e to the power minus mv square by 2 rt v square. Yeah, so this is the fraction of molecule in the range of dv. So dn, number of molecules having a speed in the range of v to v plus dv, v से v plus dv के बीच में कितने मॉलिक्यूल है, वो ये हो जाएगा n total number of molecules, m molar mass, t temperature, टेम्परेचर तो हमेशा केल्विन में लेना ही है, कुछ सोचना ही नहीं है उसमें, केल्विन, बाकी r यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट पाई, v v1 स्पीड, dv रेंज ऑफ स्पीड, जिसमें हमें ये पता करना है इस रेंज में कितने मॉलिक्यूल्स हैं, dn अपॉन dv 1/n फ्रैक्शन
of molecules in the range of dv, जो dv स्पीड का रेंज लिया है, वेलोसिटी का रेंज लिया है, उसमें कितना फ्रैक्शन मॉलिक्यूल्स का प्रेजेंट है, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय 1/n dn by dv। कॉपी करो जल्दी से। स्वयं का मैसेज था सर, मतलब अभी कोचिंग में आकर भी लेक्चर अटेंड कर सकते हैं क्या? लेक्चर अटेंड करने का, वही मैंने बोला, अभी तक हमें लेक्चर अटेंड करने की परमिशन नहीं दी गई है, तो मैं उसके लिए नहीं बोल सकता हूं, बट सेल्फ स्टडी के लिए आ सकते हो। ठीक है। हो गया कॉपी? देखो, if we draw this graph 1/n dn by dv, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल वर्सेस स्पीड। हम स्पीड को x एक्सिस पर ले रहे हैं, क्लियर, और 1/n dn by dv को y एक्सिस पर। So when you take v 0, so the fraction is 0, मतलब किसी भी गैसेस मॉलिक्यूल की जीरो वेलोसिटी नहीं होगी, होनी भी नहीं चाहिए। गैसेस है, सॉलिड लिक्विड होता तो जीरो मान लेते। गैसेस आर ऑलवेज इन कंटीन्यूअस रैंडम मोशन। अब जब v को इंफिनिटी पे लेके जाओगे, v टेंडिंग टू इंफिनिटी, e टू द पावर माइनस इंफिनिटी इज 0। सो हमें दो चीजें तो पता है ना, मॉलिक्यूल्स की जीरो वेलोसिटी होगी ना इनफाइनाइट होगी। इनफाइनाइट कुछ होता ही नहीं, इनफाइनाइट वेलोसिटी पॉसिबल ही नहीं। तो यहाँ पे जीरो को टच करेगा, यहाँ पे टेंडिंग टू जीरो होगा। अब ऐसा भी नहीं है हर मॉलिक्यूल की जीरो वेलोसिटी, सो ये ग्राफ पहले ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा। दिस इज द ग्राफ फॉर फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल वर्सेस स्पीड। इज दैट ओके? क्या इतना Yes, क्लियर sir. है? Yes, sir. करो कॉपी।
चलो इसके बाद तुम्हें पहले तो ये कॉपी करना है, मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। एरिया अंडर द कर्व, इसके अंडर में जो एरिया होगा वो क्या होगा, एरिया रिप्रेजेंट समेशन और इंटीग्रेशन। सो इंटीग्रेशन ऑफ y dx रिप्रेजेंट एरिया। क्या पढ़ा है फिजिक्स या मैथ्स में अभी तक? Yes, Yes, sir. Yes, sir. y dx, y एक्सिस के लॉन्ग लिया हमने फ्रैक्शन 1 by dn by dv, x एक्सिस के लॉन्ग लिया v, सो dx की जगह dv, एंड टोटल मॉलिक्यूल्स कांस्टेंट इंटीग्रेशन के बाहर आ गए, dn अपॉन dv इनटू dv, तो dv कैंसिल हुआ, dn का इंटीग्रेशन होगा n, n अपॉन 1 by n 1। सो एरिया रिप्रेजेंट कर रहा है बेसिकली समेशन, एडिशन, किसका एडिशन, जो y एक्सिस पे फ्रैक्शन, फ्रैक्शन का एडिशन, और वो बनाना भी चाहिए, आ भी रहा है। सो एरिया अंडर द कर्व इज ऑलवेज 1 हियर इन दिस केस। अब आते हैं वेरिएशन विद मोलार मास। ये 1 by n वर्सेस dn by dv ग्राफ है। हम 3 डिफरेंट गैसेस ले रहे हैं, एक का मोलार मास m1, दूसरे का m2, तीसरे का m3। पहले तो मैं तुम्हें ये एक्सप्लेन करता हूं, मोलार मास के साथ वेलोसिटी बढ़ेगी या कम होगी। हेवी गैस होगा तो उसकी ज्यादा स्पीड होगी या कम होगी? कम होगी। कम होगी। ये स्पीड x एक्सिस पर है या y एक्सिस पर है? X axis. X axis. X axis. किसका स्पीड ज्यादा है, m3 का या m1 का? M3. 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 3. तो m3 मिनिमम रहा होगा, आया समझ में? m3 का एवरेज Yes. स्पीड सबसे ज्यादा, m1 का एवरेज स्पीड सबसे कम। v1, v2, v3 जिसका स्पीड सबसे ज्यादा एज v3 is greater than v2 greater than v1, तो जो सबसे लाइट मॉलिक्यूल होगा उसका स्पीड सबसे ज्यादा होगा। इतना समझ में आता है हमें? Yes, sir. अब Yes, क्वेश्चन Yes, sir. ये विड्थ इंक्रीज हो रही है, ये एक्स एक्सिस की तरफ शिफ्ट हो रहा है, हायर वेलोसिटी पे शिफ्ट हो रहा है। मोलर मास कम करने से इतना तो समझ में आता है, ये पीक वैल्यू क्यों चेंज हो रही है, ये सेम क्यों नहीं है हर केस में? एरिया अंडर द कर्व 1 है, यदि तुमने विड्थ बढ़ा दी तो हाइट को तो कम होना ही पड़ेगा। सो यहाँ पे तुमने विड्थ सबसे ज्यादा की m3 के केस में, इसलिए हाइट सबसे कम। यहाँ पे विड्थ कम है तो हाइट ज्यादा। एरिया अंडर द कर्व इज ऑलवेज 1। क्या अभी क्लियर है? विड्थ बढ़ रही है, हाइट कम हो रही है, ऐसा क्यों हो रहा है? Yes, sir. कर लो कॉपी। अभिजीत, आदित्य, क्लियर है इतना? Yes, sir. Yes, sir. Sir, वो समझा नहीं. M3 क्या? is less than M2 is less than M1. सबसे ज्यादा वेलोसिटी किसका है? m3 M3. वाले मॉलिक्यूल का, m1 का है? M3. M3. इसका सबसे ज्यादा वेलोसिटी होगा, उसका मास कम होगा या ज्यादा होगा? कम होगा. कम होगा. बस अभी ठीक है। Yes, sir. सर यस। सर इस संडे को टेस्ट है क्या? बीएसपी हाँ। सर कुछ बोल रहे थे कि टेस्ट होगी। स्टार्टिंग में बताया था ना, टेस्ट है। सेकंड, वेरिएशन विद टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो एवरेज स्पीड बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा। सब बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ाया, स्पीड बढ़ गया, टेम्परेचर और बढ़ाया, स्पीड और बढ़ गया। या so T3 greater than T2 greater than T1।
यहाँ पे मोलार मास में अपोजिट था, M3 सबसे कम था, यहाँ पे T3 सबसे ज्यादा है। सर ये मैक्सवेल लॉ में आता है क्या? मतलब सब कुछ केटीजी में ही चल रहा है वैसे, केटीजी के नेक्स्ट हेडिंग्स है बस, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस ही चल रहा है सब कुछ अभी। टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड, बीएमपी। ये जो ग्राफ होता है इसमें जो इस मैक्सिमम फ्रैक्शन के करस्पॉन्डिंग जो भी वेलोसिटी होता है, इस वेलोसिटी को कहा जाता है मोस्ट प्रोबेबल। मोस्ट प्रोबेबल मींस यदि हमने कुछ मॉलिक्यूल्स पिक किए तो सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी इस बात की होगी क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा फ्रैक्शन है कि उसकी वेलोसिटी ये हो। दिस इज द वेलोसिटी करस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल। इज दैट ओके?
हो गया कॉपी? Yes, sir. चलो, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, स्पीड करस्पॉन्डिंग टू दिस पॉइंट कैसे कैलकुलेट करेंगे? इस पॉइंट पे स्लोप 0 है, स्लोप 0 मतलब dy by dx is 0, y एक्सिस के along क्या ले रहे हैं? 1 by dm by dt, x एक्सिस के along वेलोसिटी। सो dy by dx is 0। जब इसको डिफरेंशिएट करोगे, सॉल्व करोगे, तो फाइनली dmp इतना आ जाता है, √2 RT by n। इज दैट ओके? सर एम क्या है? n क्या है? m या n? एम। बताओ क्या है m? क्या होता है? स्पीड किस पर डिपेंड करती है? वेरिएशन विद क्या देखा है हमने अभी? मोलार मास वगैरह सब जगह m यूज नहीं किया है हमने। यस सर। सर एवरेज, हाँ सर वो VMP का फॉर्मूला कैसे आया? वो इसको डिफरेंशिएट करके 0 से इक्वेट करते हैं तब आया। थोड़ा सा डिफरेंशिएशन वगैरह इन्वॉल्व है उसमें, सॉल्व करने पे आता है। अब ये क्या रखोगे? इसको रखोगे तुम 4 पाई m by 2 पाई RT, मतलब पूरा मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन से, और 3 by 2 e to the power minus mv square by 2 RT v square। इसको डिफरेंशिएट करके 0 रख दो तो फिर vmp आ जाएगा। और डिफरेंशिएट करके 0 रख रहे हैं क्योंकि इस पॉइंट पे स्लोप 0 है। एवरेज वेलोसिटी जो हम बचपन से करते आए, सभी को ऐड किया अपॉन टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और ये आता है v एवरेज √8 RT by pi m। फॉर्मूले इनमें बहुत ज्यादा मैटर करते हैं, और ये मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन से आए हैं सारे। नेक्स्ट थर्ड वन, रूट मीन स्क्वायर स्पीड। देखो रूट मीन स्क्वायर, हमें मीन मींस एवरेज, एवरेज लेना है किसका? स्क्वायर स्पीड का। सो v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर अप टू vn स्क्वायर, सारे मॉलिक्यूल के वेलोसिटी का स्क्वायर किया, उसका एवरेज ले लिया, स्क्वायर का एवरेज लिया है। देन रूट, अंडर रूट ऑफ एवरेज ऑफ स्क्वायर वेलोसिटी, रूट मीन स्क्वायर। इट इज नॉट ओनली मीन, ये एवरेज था, डायरेक्टली एवरेज है, ये स्क्वायर का एवरेज और फिर उसका अंडर रूट, रूट मीन स्क्वायर स्पीड। अब क्वेश्चन आता है ऐसे वेलोसिटी डिफाइन करने का यूज क्या है, क्यों हमें इसकी रिक्वायरमेंट आई, वो भी देखेंगे हम। इसको जब सॉल्व करते हैं तो ये आता है √3 RT by m, मैक्सवेल से। Note, first point, all speed proportional to √T by m। RT by m सभी में कॉमन आ रहा है, सिर्फ जो आगे के नंबर है 8 by pi 3 2 वो अलग अलग है। सेकंड, if v speed is calculated in SI unit, मतलब मीटर पर सेकंड, इनमें से किसी को भी हमें SI यूनिट में लेना है
तो R का वैल्यू हमें लेना होगा SI यूनिट 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन लेना होगा। टेम्परेचर हमें केल्विन में लेना होता है हमेशा ही। मोलार मास बता दो किस यूनिट में लेना होगा। SI यूनिट क्या है मास की, ग्राम है या केजी? ग्राम है। ग्राम में। अच्छा, SI यूनिट मास की ग्राम है, केजी नहीं है। SI यूनिट ग्राम है, ग्राम ही है ना, फिर उसके आगे किलोग्राम। ग्राम पर मोल। मुझे तुम ये बताओ किसी भी वेट का यूनिट SI यूनिट क्या है, किलोग्राम है या ग्राम है? किलोग्राम। किलोग्राम। किलोग्राम है ना। मोलार मास ये भी तो एक टाइप का मास ही है, वेट ही है, इसका भी SI यूनिट किलोग्राम होगा, हमें किलोग्राम में लेना होगा। एग्जाम्पल यदि मैं लूं यहाँ पर, यदि तुम्हें O2 दे रखा है तो इसका मोलार मास लेना होगा 32 × 10⁻³ kg। तुमने सिर्फ 32 ले लिया तो यहाँ पे SI यूनिट नहीं है। तुम सब कुछ यहाँ पे SI में ले रहे हो, इसे मीटर पर सेकंड में एक्सपेक्ट कर रहे हो, ग्राम में ले रहे हो, ग्राम में कैसे चलेगा फिर वो वैल्यू, गलत हो जाएगा ना। तो इसको भी किलोग्राम में लेना पड़ता है। तो ये यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट है। यस सर। इन SI यूनिट थर्ड पॉइंट नोट का, VMP is to V average is to VRMS 1 √2 is to √8/pi is to √3 1 is to 1.128 is to 1.224। ये वैल्यू याद रखना है ना हमें, 2 से 3 बार जेईई मेन में पहले पूछ चुके हैं क्वेश्चन। फोर्थ पॉइंट नोट का, मतलब VRMS सबसे ज्यादा है और VMP सबसे कम है इन तीनों में, मैक्सवेल से जाते हैं तो। If this is the graph, ये पॉइंट होगा VMP का, V एवरेज उससे थोड़ा ज्यादा, ये होगा V एवरेज और VRMS सबसे ज्यादा, तो यहाँ पे होगा VRMS। इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है तो। सो 4 पॉइंट्स लिखे नोट में हमने। क्लियर? एक्सरसाइज 2 से कितना होमवर्क दिया था पिछली बार? 7 क्वेश्चन। 7 questions. पार्ट 1 से Both Yes, sir. count. पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों। तीनों। पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों से दिया था। Yes, sir. यस सर। पार्ट 3 नो सर। No, sir. चलो मैं ग्रुप पे पोस्ट करता हूँ होमवर्क ना। ग्रुप पे पोस्ट कर देता हूँ मैं होमवर्क। सेशन एंड कर रहा हूँ फिर मैं भी। सर टेस्ट का सिलेबस क्या होगा? बताऊंगा आज मैं ग्रुप पे भेजता हूँ।